नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 15 जनवरी 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू की छुट्टी है, तो द हिंदू आज पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर से दो बड़े इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो नीति आयोग को बने ना 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो 10 सालों में नीति आयोग की परफॉर्मेंस कैसे रही, फ्यूचर में क्या बदलाव नीति आयोग में आने चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में लैंड सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, और इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्यों नहीं फोकस कर पा रहा है, रीजन बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो एक बड़ा जो व्यू है इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित हम डिस्कस करेंगे सेकंड आर्टिकल में। यह अच्छा आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, और पहला वाला आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक कंसेप्ट है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है ये देखो, आपको ना एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जब देखो किसी इंसान का कोई व्यू होता है ना, कोई बिलीफ होता है ना, तो वो इंसान क्या करता है, जब उसके सामने कुछ नया डेटा सामने आता है ना, तो वो सिर्फ उस डेटा को कंसीडर करता है जो उसके ऑलरेडी जो उसका बिलीफ है ना उसको सपोर्ट करता हो, और वो नया डेटा जो उसके बिलीफ के अगेंस्ट हो वो उसे इग्नोर कर देता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए प्रिया का व्यू ये है कि हरियाणा वाले जो लोग हैं वो लड़ाकू होते हैं। यह ऑलरेडी प्रिया का जो व्यू है वो बना हुआ है। अब प्रिया को नए 3 हरियाणवी मिले, तो तीनों में से एक थोड़ा ज्यादा लड़ाकू था और 2 बहुत सॉफ्ट नेचर के थे। तो 2 हरियाणवी जब बहुत सॉफ्ट नेचर के आएंगे ना, उनको तो प्रिया कर देगी इग्नोर, क्योंकि उसका ऑलरेडी बिलीफ ये है कि हरियाणवी लड़ाकू होते हैं। तो उन 2 नए जो डेटा सामने आए, 2 नए हरियाणवी आए जिनका नेचर सॉफ्ट है, उनको प्रिया इग्नोर कर देगी। लेकिन जैसा ही तीसरा हरियाणवी सामने आया जो लड़ाकू है, वो मैच कर गया प्रिया के ऑलरेडी व्यू के साथ में कि हरियाणवी लड़ाकू होते हैं, तो प्रिया तुरंत बोलेगी देखो मैंने तो आपको पहले ही बोला था हरियाणवी लड़ाकू होते हैं, देखो मेरा व्यू जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस यानी कोग्निटिव बायस, जिसमें ना लोग वो इंफॉर्मेशन फेवर करते हैं जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यू को सपोर्ट करती है, और दूसरी इंफॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देते हैं। ये पॉलिटिक्स में बहुत देखने को मिलता है। जैसा अक्सर आप देखते हो पॉलिटिक्स में ना लोग पहले से व्यू बना लेते हैं। अब किसी को जैसे मोदी पसंद है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, तो जिनको मोदी पसंद है ना, चाहे मोदी ने कुछ खराब काम किया वो सबको इग्नोर कर देंगे, और जो अच्छा काम किया ना सिर्फ उसी को काउंट करेंगे और बोलेंगे देखो मैं तो पहले ही कहता था मोदी बेस्ट है। उसी प्रकार से देखो राहुल गांधी ने मान लीजिए कुछ गलती कर दी, तो जो लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं ना, राहुल गांधी की गलती को इग्नोर कर देंगे और बोलेंगे ये तो कुछ खास नहीं है, और राहुल गांधी ने अच्छा काम किया उसी को फेवर करेंगे। बाकी वो डेटा जो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करता है या फिर कमियां बताता है, वो सारा डेटा वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर यूपीएससी पूछ ले कोग्निटिव बायस होता क्यों है? सबसे पहले कोग्निटिव कंफर्ट रीजन है। ह्यूमन बींग्स ना अपने विचारों में हमेशा कंसिस्टेंसी ढूंढता है, समझ गए? तो सेम उसको एग्जाम्पल जब मिल जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ना एश्योरेंस फील होता है। जहां पे उसको कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको ना डिसकंफर्ट महसूस होता है। और दूसरा देखो उसके एफर्ट भी तो बच जाते हैं ना। अब कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिली, ऑलरेडी जो उसका व्यू है उससे अलग इंफॉर्मेशन उसको मिल गई, तो ना उसको ज्यादा मेंटल एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस अलग इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो वो इग्नोर कर देता है, अरे नहीं नहीं जो मेरी सोच है वही सही है। ये जो मेंटल एफर्ट है ना हर कोई लगाता नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव एक्सपोजर। इसमें क्या होता है, लोग ना सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं, उसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं जो उनके ऑलरेडी व्यू को सपोर्ट करे। जैसे पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, अब कुछ लोग जो प्रो बीजेपी हैं तो वो स्पेसिफिक चैनल्स ज्यादा देखेंगे जहां पे बीजेपी की तारीफ होती है, और जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल कांग्रेस को, तो वो कुछ स्पेसिफिक चैनल्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां पे एंटी बीजेपी बात ज्यादा होती है। नुकसान क्या होता है कन्फर्मेशन बायस से? नुकसान देखो ये होता है पुअर डिसीजन मेकिंग। इंसान ना अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को कंसीडर ही नहीं कर पाता, तो वैलिड क्रिटिसिज्म भी कई बार उसे इंसान इग्नोर कर देता है डिसीजन लेने में।
नेक्स्ट है पोलराइजेशन। अब जैसे दो धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के बारे में व्यू बना दिया कि इस धर्म के लोग खराब होते हैं, तो अब देखो जब व्यू बना ही लिया तो फिर उस धर्म की सारी बातें खराब ही लगेंगी उस पर्सन को, और अच्छी चीज जो होंगी पर्टिकुलर धर्म की उसे वो दूसरे धर्म वाला पर्सन इग्नोर कर देगा। तो इससे तो दो धर्मों के लोगों के बीच में नफरतें और बढ़ेंगी ना। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस टू लर्निंग। कन्फर्मेशन बायसनेस की वजह से ना पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाती इंडिविजुअल्स की, क्योंकि वो नए आइडियाज से एडोप्ट ही नहीं कर पाता और चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता। आप बताइए कोई आपके आसपास कन्फर्मेशन बायसनेस का एग्जाम्पल आपने देखा हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो देखो नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग को बने 10 साल पूरे हो चुके हैं, इस वजह से नीति आयोग इंपॉर्टेंट है। तो जब नीति आयोग बना था 2015 में, तो उस समय क्या मैंडेट नीति आयोग को दिया गया था? क्या नीति आयोग अपने उस मैंडेट पे खरा उतरा या फिर कुछ सुधार की गुंजाइश है? वे फॉरवर्ड क्या है नीति आयोग के लिए? तो वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना आपको एक कंटेक्स्ट दे देता हूं। देखो 1991 के बाद ना भारत ने नियो लिबरल पॉलिसीज के मॉडल को अडॉप्ट किया। नियो लिबरलिज्म में क्या होता है? फ्री मार्केट पे फोकस होता है कि मार्केट सबसे बड़ी पावर है, जो कुछ डिसाइड करेगी मार्केट डिसाइड करेगी। सरकार अपनी तरफ से नहीं डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कौन सी इंडस्ट्री लगनी है, कौन सी नहीं लगनी है, ये सरकार नहीं डिसाइड करेगी, मार्केट अपने आप से डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। नियो लिबरलिज्म में फोकस होता है ग्लोबलाइजेशन पर, समझ गए? तो ये मॉडल हमने अपनाया था एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू 1991 में। बट देखो आज हर तरफ से इस मॉडल को ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 2008 में ही जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, तो उसी समय ये समझ में आ गया था कि ये जो नियो लिबरलिज्म वाला मॉडल है, फ्री मार्केट पे फोकस वाला, ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो उस समय इतने बड़े क्राइसिस सामने आए थे, तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को समझ में आ गया और विभिन्न देशों की सरकारों को भी समझ में आ गया, अगर मार्केट को खुला छोड़ दिया जाएगा तो उसका नतीजा फिर ये देखने को मिलेगा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद तो देखो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। आज देखो आप एक तरफ क्लाइमेट चेंज की समस्या है, दूसरी तरफ डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। उस समय ग्लोबलाइजेशन पे फोकस था, आज डी ग्लोबलाइजेशन पे फोकस है। तो ये सब बदलाव ग्लोबल लेवल पे आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से एडवांस होती जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में देखो इंडिया के सामने कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। हमारे देश में देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड नहीं रही है। सर्विस सेक्टर भी हाई क्वालिटी जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स एक्सेस में है, इतनी आवश्यकता नहीं तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर का साइज बहुत बड़ा है हमारे देश में, और इन सब सर्कमस्टांसिस में हमारे देश में जो रीजनल इनइक्वालिटीज है ना वो बढ़ती जा रही हैं। 2-3 दिन पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ना, किस प्रकार से विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न राज्यों के बीच में जो इनकम लेवल है वो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ रहा है। तो इन सब चैलेंजेस के बीच में देखो देश के लिए पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, कॉम्प्लेक्स काम है। तो इसी दृष्टिकोण के साथ में नीति आयोग बना था जनवरी 2015 में, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। और उस समय देखो जिस कैबिनेट रेजोल्यूशन के साथ में नीति आयोग बनाया गया था ना, वो रेजोल्यूशन काफी ज्यादा अच्छा था, फॉरवर्ड लुकिंग था। उस कैबिनेट रेजोल्यूशन में यह बोला गया था कि नीति आयोग एक डायरेक्शनल एंड पॉलिसी डायनमो बनेगा। समझ गए? मतलब पॉलिसी डायनमो, नीति आयोग पॉलिसी बनाने में मदद करेगा और देश की इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देगा। ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग कैबिनेट नोट था जिसकी सहायता से नीति आयोग को बनाया गया था। और यह बोला गया था, मतलब नीति आयोग सिर्फ देखो पॉलिसी एडवाइस नहीं देगा, बल्कि देश के फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन भी डेवलप करेगा। यह शेयर्ड विजन
इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखो हमारे देश में ना अलग अलग जो राज्य हैं ना उनकी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। किसी राज्य में इंडस्ट्री का लेवल अलग है, दूसरे राज्य में जैसे बिहार में इंडस्ट्री का लेवल बहुत वीक है। तो सबको साथ लेके एक शेयर्ड विजन डेवलप करना जिसके अनुसार इंडिया डेवलप करे, यह नीति आयोग का लक्ष्य उस समय रखा गया था। मतलब समझ गए ना, जो अलग अलग राज्य थे ना, अलग अलग राज्यों के ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को एक कॉमन फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करना, यह नीति आयोग का कोर मैंडेट था उस समय। बट देखो अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो बात करें कि नीति आयोग अपने मैंडेट को क्यों नहीं अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाया। सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड नॉलेज सिस्टम। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ट्रेडिशनली ना इकोनॉमी में, प्लानिंग में ना एकेडमिक्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी, इनका ना बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मनरेगा स्कीम है, आरटीआई है, सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं ना, उन्होंने इस प्रकार की स्कीम्स के लिए बहुत जोर लगाया था। और उसके बाद फिर रिसर्च वगैरह हुई, एविडेंस कलेक्ट किए गए और तब ये मनरेगा जैसी स्कीम्स आई थी। बट देखो आज नीति आयोग ना सिविल सोसाइटी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स, इनका सारा नहीं लेता पॉलिसी मेकिंग में या फिर एडवाइस देने में। मैनेजमेंट फर्म्स को हायर कर लिया जाता है। जो बड़ी मैनेजमेंट फर्म्स है ना, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको कंसल्ट करने के लिए हायर कर लिया जाता है। तो ये पहला चैलेंज है, ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट कंसल्टेंट, और इंडिपेंडेंट जो रिसर्च है उसको सप्रेस कर दिया जाता है। जैसे यहां पे एक पॉइंट ये भी है, अब नीति आयोग ना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ब्रांच बन के रह गई है। अब कोई ऐसा डेटा नीति आयोग के सामने आता है ना, जो मान लीजिए जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेज खराब होती हो, तो उस डेटा को ना पब्लिश ही नहीं किया जाता और ये सोच के छोड़ दिया जाता है कि इससे इमेज खराब होगी, अरे इसको छोड़ दो भाई। तो इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं सामने आती नीति आयोग की तरफ से, सिर्फ वही डेटा, वही रिसर्च सामने आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में होती है। दूसरा है अब स्ट्रक्चरल लिमिटेशन। प्लानिंग कमीशन के पास देखो बजटरी पावर्स थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था ना, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास में बजटरी पावर्स थी। स्टेट प्लान्स को अप्रूव किया करता था प्लानिंग कमीशन, फंड एलोकेट किया करता था स्टेट्स को, बट नीति आयोग के पास में ये सारी पावर्स नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या है, स्टेट्स के साथ में ना मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हो पाता। स्टेट्स को लगता है भाई तुम क्या ही कर लोगे हमारा, यार तुम्हारे पास कुछ पावर तो है नहीं, तुम टूथलेस टाइगर की तरह काम करते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो इस वजह से ना स्टेट्स ज्यादा भाव नीति आयोग को देते नहीं है, और नीति आयोग की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी ना नॉन बाइंडिंग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। ये दिक्कत है, ये स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। तीसरा है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। देखो जो लाइन मिनिस्ट्रीज है ना, लाइन मिनिस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या फिर फूड इंडस्ट्री है, फूड मिनिस्ट्री है, जो भी ये लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, पहले ना इनको क्लियर मैंडेट था कि आपको ना स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट करना है। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उसको मैंडेट हुआ करता था कि आपको सभी स्टेट्स को साथ लेके चलना है एजुकेशन के मामलों में। बट ना आज के समय में यूनियन लेवल पे यानी सेंटर लेवल पे ये जो मिनिस्ट्रीज है ना, लाइन मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इनका डोमेन काफी नैरो कर दिया गया है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज है ना आज के समय में ब्रॉडर लेवल पे नहीं सोचती हैं और स्टेट से कोऑर्डिनेट कम करती हैं। इसका रिजल्ट देखो ये निकला है कि ना बहुत कम एवेन्यूज हैं अभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन के, बहुत कम एवेन्यूज हैं। इस वजह से नीति आयोग का जो काम है ना वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर देखो अलग अलग राज्यों के बीच में डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है, जैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने पॉइंट दिया था। आज ना जो अमीर राज्य हैं ना, जैसे खास करके साउथ इंडिया के राज्य हैं, वो क्वेश्चन उठाने लगे हैं कि हमारे टैक्स से पैसा कुछ राज्यों को बार बार जाता है, जैसे बिहार को, यूपी को, क्यों, हमें क्या मिलता है, हम टैक्स देते हैं बदले में हमें क्या मिलता है। तो ये जो राज्य है ना वो आवाज उठाने लगे हैं। मतलब ट्रस्ट डेफिसिट राज्यों के बीच में और सेंटर के बीच में भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी नीति आयोग के लिए एक चैलेंजिंग चीज है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वैक्यूम। देखो
1991 में ना, जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तब ये बोला जाने लगा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। मतलब मार्केट अपने आप से डिसाइड कर लेगी कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लगनी है, और सरकार अपनी तरफ से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना बनाए। बट देखो, वो लॉजिक ना आज के समय में खत्म हो गया है। इवन चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी ना अपनी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप कर ली है। तो इंडिया को भी ना एक कोहेरेंट इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। सरकार इनिशिएटिव तो चलाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जब जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जितना प्रोड्यूस करोगे हम आपको इंसेंटिव देंगे। बट इससे देखो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो उस सोच को छोड़ के कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार को अब बनानी चाहिए। तो इस मामले में पिछले 10 सालों में नीति आयोग कुछ नहीं कर सका। फिर देखो, दो और क्रिटिसिज्म नीति आयोग के होते हैं। नीति आयोग ना अलग अलग इंडेक्स निकालता है। नीति आयोग का कहना है इससे ना विभिन्न राज्यों के बीच में कंपटीशन पैदा होगा। बट राइटर बोलते हैं नीति आयोग का ना फोकस कोऑपरेशन पे होना चाहिए, ना कि कंपटीशन पे। डेवलपमेंट देखो जीरो सम गेम नहीं है। एक स्टेट ने प्राप्त कर लिया तो दूसरा देश डेवलपमेंट नहीं ला सकेगा, बल्कि यहां पे सीखने की आवश्यकता है। एक स्टेट अच्छा कर रहा है तो दूसरे स्टेट उससे सीखें, कोऑपरेट करें, एक्सपर्ट भेजें कि भाई तुमने एजुकेशन में अच्छा काम किया, हेल्थ में अच्छा काम किया, मैं एक्सपर्ट तुम्हारे राज्य में भेजता हूं जो ट्रेनिंग देंगे वहां पे, ये मॉडल तुम भी अपनाओ। तो इस प्रकार से कोऑपरेशन की आवश्यकता है। और विजन ने देखो, ये विजन कह रहा हूं, ये नीति आयोग ने देखो ये डॉक्यूमेंट रिलीज किए, इंडिया @75 3-year एक्शन एजेंडा, जिनको हम पढ़ते भी थे यूपीएससी में मेंस में पॉइंट लिखने के लिए। बट राइटर बोलते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये फेल हो गए नीति आयोग के। पहली चीज, इन डॉक्यूमेंट्स का ना देश की पॉलिसीज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इन डॉक्यूमेंट्स ने देश में पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित किया हो, नो। दूसरा, नीति आयोग ने गलती ये की, ये डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ना पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया। सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स, पब्लिक, उन सबसे कंसल्ट करना चाहिए था हम, समझे। अब देखो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नीति आयोग को आगे क्या करना चाहिए। देखो आज के समय में ना अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा है, और आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट प्रेजेंट कर रहा है, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। तो इन समस्याओं का सामना करने के लिए ना सबसे पहले नीति आयोग को ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी होगी, प्लानिंग कमीशन की तरह, ताकि खुद से पैसा अगर नीति आयोग कुछ राज्यों को दे सकेगा तो नीति आयोग का कद बढ़ेगा और स्टेट भी सीरियस लेंगे नीति आयोग का। दूसरा, रिसर्च कैपेसिटी बढ़ानी होगी नीति आयोग की। अभी उतनी रिसर्च कैपेसिटी नहीं है कि बहुत बढ़िया रिसर्च करके बढ़िया पॉलिसी रिकमेंड कर सके। नेक्स्ट, स्टेट कोऑर्डिनेशन मजबूत करना होगा। विभिन्न राज्यों के साथ में ना अभी कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है नीति आयोग का, और इंप्लीमेंटेशन पावर थोड़ी और मजबूत करनी होगी कि जो पॉलिसीज रिकमेंड करते हैं उनको इंप्लीमेंट भी कर सकें। डेटा क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी नीति आयोग को, जिस डेटा के आधार पे पॉलिसीज रिकमेंड की जाती है वो डेटा अच्छा होना चाहिए, डेटा बायस्ड नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। नीति आयोग एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक का काम करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रांच के तौर पे। तो ये सब पॉइंट्स राइटर सजेस्ट करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडो पैसिफिक रीजन में जो जबरदस्त जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इस इशू से संबंधित है। ये जो आर्टिकल है ये बिजनेस स्टैंडर्ड का है, और आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से यानी आईआर से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, इंडो पैसिफिक रीजन है क्या। देखो आप मैप में ये जो एरिया देखोगे ना, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेके आगे यूएसए के वेस्ट कोस्ट तक का जो ये जो एरिया है ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। टोटल एरिया है 8000 इंटू 8000 स्क्वायर किलोमीटर का, और इस इंडो पैसिफिक रीजन में टोटल 36 कंट्रीज आते हैं, और ये वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी का 2/3 है। मतलब ये जो देश है ना, वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में 2/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। ये रीजन देखो कई बार ज्यादा सुर्खियों में चाइना की वजह से आता है। चाइना इस पूरे रीजन में अपना दबदबा, अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। कई बार हम देखते हैं चाइना का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आइलैंड्स को लेके, जैसे फिलीपींस के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, वियतनाम के साथ में, इन सब देशों के साथ में चाइना का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हिमालयाज में
इंडिया के साथ चाइना का कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। चाइना ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस रीजन में। ये सब क्यों हो रहा है? देखो सिंपल सी बात है, जो इस रीजन को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर का सुपर पावर बनेगा। इसलिए चाइना जो है यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है और चाइना शुरुआत करना चाहता है यहीं से। बट देखो यहां पे ना दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन है ना, दोनों के इंटरेस्ट आपस में लिंक्ड हैं। जैसे ये इंडियन ओशन है और यहां पे पैसिफिक ओशन है। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट कहता है इंडियन ओशन प्लस में पैसिफिक ओशन, दोनों ओशंस में जो देश आते हैं ना, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। यूएसए का मेनली ये स्कूल ऑफ थॉट है। यूएसए कहता है दोनों ओशंस के जो बड़े देश हैं ना, उनको एक साथ आ जाना चाहिए चाइना का सामना करने के लिए। तो ये पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये मेनली चाइना के अगेंस्ट है कि दोनों ओशंस के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। इंडियन ओशन में भी चाइना तंग कर रहा है, अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और पैसिफिक ओशन में भी चाइना सेम चीज कर रहा है। तो अच्छी चीज ये है, इंडियन ओशन में भी चाइना के सताए जो लोग हैं और पैसिफिक ओशन में भी चाइना के सताए जो लोग हैं, ये सारे सताए हुए लोग दोनों ओशन के एक साथ आ जाएं और मिल के चाइना का सामना करेंगे। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। अब इसी स्कूल ऑफ थॉट का नतीजा है क्वाड, जिसमें 4 देश हैं। चाइना के तो अगेंस्ट है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4 देश हैं। यूएसए ने इसी सोच के साथ में एक और ग्रुप बनाया, ओकस। ओकस में 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। मकसद इन ग्रुप्स का क्या है? मकसद वही है, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, कि चाइना का सामना करेंगे मिलके। लेकिन देखो इसके बाद आता है दूसरा स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मेनली चाइना का व्यू है। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है भाई इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों अलग हैं, तुम इन दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों का पास्ट अलग है। जहां पैसिफिक ओशन में पास्ट में काफी मिलिट्री कंपटीशन देखने को मिला है, पास्ट में काफी वार्स हुए हैं, जबकि इंडियन ओशन तो रिलेटिवली शांत रहा है पास्ट में। पैसिफिक ओशन की अपनी एक आइडेंटिटी है, इंडियन ओशन तो अभी अपनी आइडेंटिटी तलाश कर रहा है। इंडियन ओशन की एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है वर्ल्ड में। जब दोनों ओशंस की आइडेंटिटी अलग है, दोनों ओशंस का नेचर अलग है, दोनों ओशंस का पास्ट अलग है, हिस्ट्री अलग है, तो आप दोनों ओशंस को क्यों जोड़ रहे हो? यह मत करिए। तो ये चाइना का व्यू है, दोनों ओशंस को आपस में जोड़िए मत। ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। अब यहां पे आता है लैंड फैक्टर की इंपॉर्टेंस। देखो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन ना सिर्फ ओशन से रिलेटेड है, बट देखो ऐसा नहीं है। यहां पे लैंड फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इंसान रहते कहां पे हैं? लैंड पर। गवर्नमेंट ऑपरेट कहां से करती है? लैंड से। और बड़े बड़े जो डिसीजंस है कहां से लिए जाते हैं? लैंड से। जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध स्टार्ट किया, कहां से किया? लैंड से। इजराइल हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, कहां से? लैंड से। और इवन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैरीटाइम प्रॉब्लम्स हैं, मैरीटाइम प्रॉब्लम्स जैसे पायरेसी मान लीजिए, समुद्री लुटेरे जो जहाज लूट लेते हैं, स्मगलिंग मान लीजिए, या फिर इलीगल ढंग से जो फिशिंग चलती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी जड़ कहां पे है? लैंड पे है। सोमालिया में गरीबी ज्यादा है लैंड पर, तभी तो वहां के कुछ लोग पायरेसी करने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। अगर सोमालिया यूएसए जैसा देश होता, वहां पे पर कैपिटा इनकम इतनी हाई होती, तो क्या वहां से मछुआरे मछली, वहां पे पायरेट्स जहाजों को लूटने के लिए जाते? नहीं जाते। तो दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत जब लैंड पे होती है ना, तो फिर वो दिक्कत एक्सटेंड कर जाती है मैरीटाइम स्पेस में, वो दिक्कत फिर समुद्र में देखने को मिलती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम ये रशिया से गैस वगैरह पहुंचाती है यूरोप में। अब जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हुआ ना, तो फिर देखो इस पाइपलाइन पे भी अटैक हुआ। तो एग्जांपल साफ है जो मैं देना चाहता हूं, प्रॉब्लम लैंड पे, लेकिन उसका इफेक्ट देखने को मिलता है मैरीटाइम स्पेस पर भी, मैरीटाइम डोमेन में भी।
अब क्वेश्चन ये उठता है, ज्यादा कोई देश कैसे डिसाइड करता है कि उसे ज्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करना है या फिर लैंड सिक्योरिटी पे फोकस करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो राइटर बोलते हैं देखो ये डिसाइड होता है उस देश की ज्योग्राफी से। कैसे? अगर देखो कोई देश पेनिनसुलर कंट्री है, जैसे अरेबियन पेनिनसुला में आने वाले देश हैं, ये ज्यादा फोकस करेंगे कोस्टल सिक्योरिटी पे। मतलब देखो सिंपल है, जिन देशों का बड़ा कोस्ट है ना, उनको फिर कोस्टल सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करना होता है। जैसे ताइवान मान लीजिए, ताइवान को डर है कि चाइना उनके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो ताइवान का ज्यादा फोकस कोस्टल सिक्योरिटी पे है और एयर डिफेंस पे है। समझे? अब देखो कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसका कोस्ट लगता ही नहीं, अब वो क्या ही मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया जैसे देश जिनका देखो कोस्ट भी बड़ा है, वो क्यों मैरीटाइम सिक्योरिटी पे कम फोकस करते हैं? अब इसका रीजन देखो ये है, हमारे देखो पहले मैं आपको बताता हूं कंटेक्स्ट। हमारे देश में जितनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ना, 85% जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो देखो हिमालयन बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। और टोटल जितना मिलिट्री बजट होता है ना, मैं आपको बताऊं, नेवी को मिलता है सिर्फ 15% के आसपास, बाकी 85% तो दूसरे एयरफोर्स और जो आर्मी है उनको मिलता है। तो ऐसा क्यों? मतलब हमारा जो फोकस है ज्यादा लैंड पे क्यों है? इसका रीजन है पास्ट में कन्फ्लिक्ट्स और बॉर्डर डिस्प्यूट्स का सोल्व ना होना। हमारे ना चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो इस वजह से देखो हमारा फोकस हमेशा से वहां पे ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ में भी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होने के चलते हमारे ज्यादा रिसोर्स वहीं पर गए हैं लैंड को सिक्योर करने के लिए। आप बोलोगे सर चाइना तो इंडियन ओशन से भी हमला कर सकता है ना, तो वहां पे क्यों नहीं हम फोकस करते? देखो बात यह है, हमारा बजट है लिमिटेड, अनलिमिटेड बजट हमारे पास में नहीं है, तो हमें ना चॉइसेस लेनी पड़ती है कि किस पे ज्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट करने हैं। तो हम फिलहाल लैंड पे ज्यादा कर रहे हैं। समझे? राइटर बोलते हैं अगर देखो हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सके ना, तो फिर हम ना अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं लैंड और मैरीटाइम सिक्योरिटी के बीच में। आप पूछोगे सर ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिनका आंसर देने से हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी फोकस कर सकते हैं उतने ही रिसोर्सेज के साथ में? देखो सबसे पहली चीज ये है, इंडिया को ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिया अपना जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है ना, वो कहां तक एक्सटेंड करना चाहता है। अगर इंडिया मलक्का स्ट्रेट तक करना चाहता है तो उसके लिए अलग रिसोर्स चाहिए। मलक्का स्ट्रेट में आपको मैप में दिखा देता हूं, जिससे आप ये मैप देखिए। अगर देखो इंडिया अपना जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है यहां तक मेंटेन करके रखना चाहता है तो थोड़े अलग लेवल के रिसोर्स चाहिए, और आगे पैसिफिक ओशन में भी ले जाना चाहता है इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज फिर इंडिया को इसके लिए इन्वेस्ट करने होंगे। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं अभी के लिए ना इंडिया को इंडियन ओशन में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पैसिफिक ओशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेशन है, पैसिफिक ओशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, बहुत इंटेंस जियोपॉलिटिक्स है। इंडिया उलझ के रह जाएगा वहां पे और इंडिया के रिसोर्सेज काम नहीं आएंगे। तो फिलहाल के लिए इंडिया को ना इंडियन ओशन पर ही फोकस करना चाहिए। आप पूछोगे तो सर क्या इसका मतलब यह है इंडिया को क्वाड वगैरह ग्रुप्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए? राइटर कहते हैं इंडिया को ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए, बजाय इसके कि चाइना के साथ सीधी सीधी दुश्मनी मोल लें। हम फिलहाल पैसिफिक रीजन में और कंपटीशन में, मिलिट्री कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाएं। फिलहाल के लिए समय यह है हम हमारी सिक्योरिटी मजबूत करें इंडियन ओशन में, और पैसिफिक ओशन में विभिन्न देशों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करें। अगर एक तरफ चाइना यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गए हैं क्वाड में, तो दूसरी तरफ चाइना के भी किसी इनिशिएटिव में शामिल हो जाएं, और चाइना को यूं ना लगे कि हम पूरी तरह से उसके खिलाफ हैं। तो पहला पॉइंट राइटर ये सजेस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट फिर राइटर देखो ये सजेस्ट करते हैं, अभी ना हमारा पूरा फोकस जो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी पे है ना, लेकिन थोड़ा बहुत फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ये ट्रांजिशन कैसे होगा? देखो माइंडसेट बदलना सबसे बड़ा चैलेंज है,
क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इंडिया ट्रेडिशनली लैंड फोकस्ड रहा है और मैरीटाइम डेवलपमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये इंडिया के लिए रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है। तो ये देखो, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व होंगी और बॉर्डर पे रिलेटिवली पीस होगी, तभी वहां से इंडिया अपने रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा मैरीटाइम डोमेन में फोकस कर पाएगा। जब तक देखो बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं होंगी तो इंडिया चाह कर भी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे उतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल ही नहीं करता, लेकिन और ज़्यादा इंडिया को करना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिटेल से, चलते हैं आगे। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये नीति आयोग वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया था, ये तो देखो पॉइंट वाइज फॉर्म में ही था। नीति आयोग क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, बजट पावर्स नहीं है, इंप्लीमेंटेशन करने की पावर नहीं है, इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं होती, रिसर्च बाइस्ड होती है, प्राइवेट कंसल्टेंट के ऊपर ज़्यादा ओवर रिलाई करता है नीति आयोग, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए नीति आयोग को दिक्कत आती है, और इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल वैक्यूम है, कुछ नहीं कर पाया नीति आयोग, और ये डॉक्यूमेंट्स जो थे इनकी पॉलिसी पे छाप नहीं देखने को मिली। फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो, रिसर्च कैपेसिटी मजबूत करो, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए राज्यों के साथ में, रिसर्च इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर ये वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडो पैसिफिक रीजन वाला। शुरुआत में हमने बात की इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, और कोई देश किस पे फोकस करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कोस्टल कंट्री है या फिर लैंड लॉक कंट्री है। और इंडिया जैसे देशों को तो बैलेंस करना पड़ता है दोनों के बीच में, क्योंकि कोस्ट भी है, लैंड भी है, और लैंड डिस्प्यूट के कारण लेकिन इंडिया मैरीटाइम डोमेन पे फोकस नहीं कर पा रहा है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया इस आर्टिकल में, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं इंडो पैसिफिक में। एक यूएसए वाला स्कूल ऑफ थॉट है कि दोनों ओशन के इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए चाइना को दबाने के लिए, चाइना का सामना करने के लिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट चाइना से संबंधित है कि चाइना कहता है कि दोनों ओशंस अलग अलग हैं, दोनों में कोई लिंक नहीं है। इंडो पैसिफिक जो इंडियन ओशन है वो अपनी आइडेंटिटी तलाश कर रहा है, पैसिफिक रीजन में पहले कन्फ्लिक्ट्स वगैरह रहे हैं। फिर बाद में देखो दो तीन चीज़ें राइटर ये बोलते हैं, इंडिया में ना ज़्यादातर 85% फोर्सेस लैंड बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, उसका रीज़न है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो जब तक इंडिया की बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं होती है ना, तब तक इंडिया मैरीटाइम डोमेन पे ज़्यादा नहीं फोकस कर पाएगा। लेकिन अभी जितना कर रहा है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकता है इंडिया की, अगर प्रायोरिटीज़ तय हों। प्रायोरिटीज़ जैसे इंडिया को कितना फोकस करना है, अगर इंडियन ओशन पे फोकस करना है तो इंडिया कर ले जाएगा। और पैसिफिक ओशन में वैसे भी इतना ज़्यादा कंजेशन है, बहुत सारे वहाँ पे मिलिट्री पावर्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो इंडिया को पैसिफिक में कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये राइटर की सोच है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।